गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 11th क्लास में आपकी जो बुक है आरोह उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं सुमित्रानंदन पंत वे आँखें। तो पहले हम इनका पढ़ते हैं। ऊपर कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। चित्र भाषा मतलब उसके चित्रों के द्वारा हमें उसको भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके शब्द स्वस्वर होने चाहिए। सहस्वर का मतलब स्वर के साथ, यानी उसमें गायकी होनी चाहिए। जो बोलते हो मतलब चित्र भी बोलते हो, यानी हमें चित्रों से उसकी भावनाओं का पता चलता हो। सेब की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े, यानी उनमें इतना मधुर मिठास होनी चाहिए कि जिस प्रकार जब फल है वो पक जाता है तो उसकी मिठास है वो बाहर निकल जाती है, वैसे ही स्वरों में इतनी मधुरता होनी चाहिए कि वो अपने चित्रों से भी बोले। तो अब देखिए सुमित्रानंदन पंत, इनका मूल नाम था गोसाई दत्त। इनका जन्म 1900 में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन। सम्मान इनको मिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण से भी ये सम्मानित थे। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। अब अपन इनका परिचय पढ़ते हैं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि, यानी प्रकृति का इनको खूब सामंजस्य है। प्रकृति का इन्होंने बहुत मधुर वर्णन किया है, तो प्रकृति के मधुर चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने किया, यानी प्रकृति पर सबसे महत्वपूर्ण चित्रण सबसे पहले इन्होंने किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और उसके बाद स्वतंत्र रूप से लेखन करने लगे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताओं में लिखी पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था और बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं भी इन्होंने लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी ये लिखते रहे। इन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में इन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का इन्होंने समर्थन किया। प्रस्तुत कविता में वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है, यानी यहाँ इस कविता में इनका मूल भाव इन्होंने क्या बताया है कि जो किसानों पर शोषण हो रहा था उस शोषण से ये बहुत आहत थे और इसके बारे में ही इन्होंने इसमें खूब बताया है। तो इसके लिए कवि क्या कह रहे हैं कि जो किसान के साथ व्यवहार होता था उनसे उनकी आंखें बहुत दुखी रहती थी, यानी किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, किसानों की जो दुर्दशा है उसका इन्होंने इसमें चित्रण किया है। और इसमें बताया है कि किसानों की आंखें जिस प्रकार सदा दुख से और दीनता से भरी रहती थी, वही किसानों का शोषण क्रम हमेशा से चलता आया है, पहले भी चलता था। स्वाधीन भारत में भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण व्यवस्था नहीं थी जिससे उनके किसानों का ये जो शोषण हो ये कम हो। तो उसके लिए कवि कह रहे हैं कि युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत कर रहा है। दुख की बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था का कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं हुआ। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत
एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोल रही है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का ये खाका बता रही है, यानी उसको प्रस्तुत कर रही है। तो अब अपन पढ़ते हैं चैप्टर हमारा वे आंखें। इसमें कवि बता रहे हैं, अंधकार की गुहा सिरीखी उन आंखों से डरता मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। देखो कवि क्या कह रहे हैं, अंधकार की गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि अंधकार की जो गुफा है, यानी इस अंधकार को कवि ने क्या बताया है, गुफा के समान बताया है। और कवि जो है वो भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति पर बहुत ही दुखित है, इसलिए वो कह रहे हैं कि किसान की अंधकार से भरी गुफा जैसी, यानी अंधकार से भरी गुफा जैसी, सरीखी का मतलब समान, उसके समान, अंधकार से भरी गुफा के समान जो उनकी आंखें हैं, उन आंखों से डरता मन, उन आंखों को देखकर मेरा मन डर रहा है, यानी उन आंखों को देखकर मेरा मन डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, भरा दूर तक, उनमें दूर दूर तक, यानी उन आंखों में जो उसकी दीनता से भरी हुई आंखें हैं, उनमें दूर दूर तक क्या है, दुख का जो रुदन है, रुदन मतलब रोने का, दुख का जो दारुण भाव है, दुख का जो रुदन भाव है, और दीनता से भरा जो दुख है उसका नीरव रोदन। नीरव रोदन, नीरव का मतलब होता है कि उनमें भरा हुआ जो मौन, नीरव का मतलब मौन, मौन जो उनका रुदन है, रुदन मतलब रोना है। अर्थात कवि क्या कह रहा है कि जो उनका भयानक शोषण है और उस शोषण से उनकी जो व्यथित आंखें हैं वो दिन रात मानो दैन्य दुख, दिन रात मानो उस दीनता से भरे हुए दुख के साथ चुपचाप, नीरव का मतलब मौन, यानी चुपचाप रोती रहती है। आगे समझे, यानी किसानों का जो भयानक शोषण है, उस शोषण से, दुख और विवशता से जो व्यथित उनकी आंखें हैं वो मानो चुपचाप दिन रात रोती रहती है। वह स्वाधीन किसान रहा, कवि कह रहा है कि किसान हमेशा से क्या रहा, स्वतंत्र रहा है। अभिमान भरा आंखों में इसका, स्वतंत्र रहने का मतलब है कि जो उस किसान का कार्य क्या होता है, उसका खेत पर काम करना, उसका खेत ही उसके लिए सब कुछ होता है, उसका परिवार, उसका बेटा, उसका खुशी, उसके जीवन की प्रसन्नता, सब कुछ उसका खेत होता है। तो उसका हमेशा वो अपने खेतों में क्या रहा है, स्वतंत्र रहा है, अपने खेतों में, अपने खेतों को लेकर वो हमेशा स्वतंत्र रहा है, और यही खेत उसके अभिमान का रूप है, और इस खेत को देखकर ही उसकी आंखें हमेशा अभिमान से भरी रहती है। आज छोड़ उसे मझधार में, आज वही खेत उसे मझधार में छोड़कर उससे दूर हो गए हैं। संसार कगार सदृश वह किसका, और ये संसार भी उसको किनारे कर कर उससे आगे चला गया है। तो कवि इसमें क्या कह रहा है कि वह स्वाधीन किसान रहा, जो किसान है वो हमेशा से, यानी शुरू से ही अपने खेतों का खुद मालिक रहा है, हमेशा अपने खेतों में स्वतंत्र रहा है, और उसके खेत ही उसका अभिमान भरा आंखों में इसका, वो खेत ही उसका एक अभिमान रहे हैं, उसे अपने खेतों का अभिमान रहा, अपने खेतों में वो स्वयं मालिक है। लेकिन आज वही खेत उसे इन भयानक स्थितियों में छोड़ उसे मझधार, आज वही जो संसार है उसे भयानक परिस्थितियों में छोड़कर, किनारे पर छोड़कर उससे दूर आगे सरक गया है, यानी इन समस्याओं में छोड़कर बीच में आज संसार उससे आगे सरक गया है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब जिनसे, जो खेत उसकी आंखों में हमेशा लहराते रहते हैं, लहराते हुए खेत द्रगों में, ये खेत हमेशा उसकी आंखों में सपना बनकर लहराते रहते हैं, और वही खेत अब उससे दूर होकर हुआ बेदखल अब जिनसे, आज उन्हीं खेतों को उससे दूर कर दिया गया, यानी आज उन्हीं खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया। यहाँ जमींदारी प्रथा जो है, जो जागीरदारी प्रथा थी, उसका विरोध करते हुए कवि कह रहा है कि जो जमींदार थे वो खेतों से किसानों को अलग कर देते थे। क्यों? क्योंकि किसानों के पास जब फसलें होती नहीं थी, कभी बारिश नहीं होती, कभी सूखा आ जाता, कभी कुछ हो जाता, तो उनके पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। तो वो किसान जागीरदारों से कुछ लेते थे, मांगते थे रुपया, तो वो उनके खेतों को रख लेते थे, और वो उसी पर ब्याज चढ़ाते चढ़ाते एक दिन वो अपने खेत से ही खुद बेदखल हो जाते थे। तो आज, और जब भी उनको ज़रूरत होती तो उनको बेगारी पर उनको खेतों में काम करवाया जाता था, और उनसे सारा उनका शोषण होता था। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कह रहा है कि जो खेत उसकी आंखों में हमेशा सपना बनकर रहते थे, वही उन्हीं खेतों से आज उसे बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन में, खेतों में खिलने वाले हर एक तिनके में, हरे हरे जो पत्ते, जो हरे हरे तिनके हैं, उन हर तिनके में उसकी खुशहाली, उसकी हंसी
उन पत्तों में ही बसती थी, उन तिनकों में उसकी हरियाली, उस हरियाली में उनकी खुशी बसती थी। आज उसी खुशी से, उसी हरियाली से उसको बेदखल कर दिया गया है। आज उसी सपने से उसको निकाल दिया गया है। आंखों में ही घूमा करता था वह उसकी आंखों का तारा। हमेशा जो खेत है उसकी आंखों में उसकी तारे के समान, जैसे एक पिता का आंखों का तारा उसका पुत्र होता है, तो किसान के लिए उसका खेत ही सब कुछ होता था, वही उसकी आंखों का तारा होता था, क्योंकि उसी के द्वारा वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, वही उसका सब कुछ होता था। तो इसीलिए कवि यहाँ क्या कह रहा है कि आंखों में ही घूमा करता था वह उसकी आंखों का तारा। जो खेत ही थे वही उसकी आंखों के तारे होते थे और वही उसकी आंखों में हमेशा सपने बनकर, खुशियाँ बनकर घूमते रहते थे। कारकुनों की लाठी से जो जवानी में ही मारा गया। कारकुन यानी जो जमींदारों के लठेत होते थे, जमींदार लोगों को बेचकर लाठियों के जोर पर किसानों को उनसे खेतों से बेदखल कर देते थे, तो उन्हीं को यहाँ कारकुनों कहा गया है। तो कवि कह रहा है कि जो हमेशा छवि, सुंदर छवि, सपनों की रूपी छवि जो उसके आंखों में समाई रहती थी, वो आज भरी जवानी में ही जमींदारी और लठेतों की लाठियों से मारा गया। अर्थात खेत से बेदखल होने पर जो विरोध करता था, वो उस विरोध को दबाने के लिए जमींदार अपने लठेतों को बेचते थे, तो उन लठेतों के आगे आज वो अपनी भरी जवानी में ही मारा गया है। यानी उन लठेतों के आगे आज वो अपनी भरी जवानी में, यानी भरे हुए हरे भरे प्रसन्नता से भरे खेत से आज वो बेदखल हो गया है। तो आज कवि उसके लिए कह रहा है कि उन लठेतों के बल पर आज वो अपने हरे भरे खेतों से अपनी भरी जवानी में ही मारा गया है। समझ गए ना? यानी जो किसान होते थे उन किसानों को हमेशा निराशा की स्थिति में ही दिखाया गया है। दिखाने का मतलब नहीं है कि वो उस स्थिति में ही रहते थे। क्यों? क्योंकि किसान शिक्षित भी नहीं थे और दूसरा उनके पास बल भी नहीं था। तो उन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि लाठियों के जोर पर हमेशा काम होता था। तो जो लहलहाते उसके खेत थे, जब कोई अपने खेत से बेदखल होने के लिए, निकलने के लिए मना करता, तो जमींदार अपने लठेतों को बेचकर उनको मरवा देते थे। तो आज वही सपने उसकी आंखों से मर चुके हैं, उसके इकलौते पुत्र मर चुके हैं, उसका जो खेत है वो उससे बाहर निकल चुका है। तो उसके सपने उसके लिए हमें उसकी आंखों में ही सपना बनकर तैर रहे हैं। आज वो सब अपनी खुशियों से वंचित हो चुका है। आगे समझ में? अब देखो अपन आगे पढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी। बिका दिया घर द्वार न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। बरगों यानी बेलों की। तो कवि क्या कह रहा है कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी। कवि कह रहा है कि किसानों को कर्ज देने के लिए जो साहूकार होते थे वो उस पर तरह तरह के कर लगा देते थे और उस ब्याज की कोड़ी कोड़ी तक को उनको नहीं छोड़ते थे। यानी उनके घर बार सब कुछ बेच डालने पड़ते थे उनको। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की, अपना ब्याज चूकने के लिए महाजन उनके घर द्वार, उनके जानवर, उनके सब कुछ उनको बेच देना पड़ता था। रह रह आंखों में चुभती कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। किसान निराशा से भर जाता है ना? तो कवि उसी का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जो अपने कर्ज को चूकने के लिए जो साहूकार होता था वो उस पर तरह तरह के अत्याचार करता, उसका घर सब कुछ उसको बेचना पड़ता था, लेकिन ब्याज की एक एक कौड़ी उसे चुकानी पड़ती थी। उसकी आंखों में उसके जो बेलों की जोड़ी है वो रह रह कर उसकी आंखों में जो दर्द है वो पैदा करती है। उसके साहूकार ने, जो जमींदार है, उसने उसको कुर्क करवा दिया। कुर्क का मतलब उसको नीलाम करवा दिया, उससे उसे छीन लिया। तो किसान यही सोच रहा है कि वो उसकी आंखों में दर्द बनकर घूम रही है। उजड़ी उसके सिवा किसे अब, उजड़ी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई वो सुख की खेती। कवि क्या कह रहा है? उजड़ी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने देती। निराशा से जब किसान का जीवन है वो व्यथा से भर गया है, तो उसकी उजड़ी हुई नामक, जो उजड़ी मतलब यहाँ उसकी एक गाय का नाम है, उसकी उजड़ी जो गाय है वो अब किसी और को उसके पास दूध निकालने के लिए आने भी नहीं देती। और आज उसकी आंखों में गाय का जो स्नेह है वो दुख बनकर घूम रहा है।
आंखों में नाचा करती उजड़ गई सुख की खेती। जो उसके बछड़ों का हरा भरा जो खेत था, जो बछड़े उसमें घूमते थे, खाते थे, फिरते थे, तो वो जो आज हरा भरा जो जीवन था, आज उसकी आंखों में गाय का जो स्नेह जीवन था, वो स्नेह, वो प्रेम उमड़ पड़ रहा है। और उसके लिए कवि कह रहा है कि किसान, बेचारे किसान की वह सुख भरी खेती आज उजड़ गई है। उसकी आंखों में जो हरदम एक प्रेम बनकर, सुख बनकर नाचा करती थी, उसका खेत था, उसके जो प्यारे जो ये बैल की जोड़ी थी, तो वो अपने बैलों में, अपने खेतों में इतना खुश रहता था, आज उसका जो सुखमय जीवन है वो सारा जीवन उजड़ गया है। तो आज आप इसको यहीं तक पढ़ लीजिए। इसके आगे का पाठ और क्वेश्चन आंसर हम अगली क्लास में करेंगे। आप इसको इतना पढ़ना और इसकी व्याख्या अपनी नोटबुक में करना। आपको शब्दार्थ भी करने हैं। सबसे पहले शब्दार्थ करना, फिर परिचय करना और फिर इसकी व्याख्या करना।